करें। इस बार मैट्रिक और इंटर परीक्षा में कुल 7,48,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। धनबाद नगर निगम चुनाव, मेयर पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। धनबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। मेयर पद के लिए सोमवार को 11 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन को लेकर समाहरणालय परिसर में दिन भर गहमागहमी रही। समर्थकों की भीड़ के बीच प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन किया। मेयर पद के निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता विनोद कुमार, सहायक निर्वाची पदाधिकारी बालकिशोर महतो व विशाल कुमार पांडे के समक्ष अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए। नामांकन करने वालों में लक्ष्मी देवी, रवि चौधरी, कृष्ण चंद्र सिंह राज, शमशेर आलम अंसारी, दिलीप कुमार, विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर नीलम मिश्रा, डॉक्टर सुशील कुमार, प्रकाश कुमार, मोहम्मद जावेद इकबाल व रबी बुंदेला शामिल हैं। कई प्रत्याशी समर्थकों के साथ जुलूस व रोड शो करते हुए समाहरणालय पहुंचे। ढोल नगाड़ों की थाप व नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। नामांकन के साथ ही प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान व चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं प्रशासन शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों में जुटा है। आगामी दिनों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जांच व नाम वापसी की प्रक्रिया के साथ चुनावी मुकाबला और रोचक होने की संभावना है। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा। रांची नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए रोशनी खलगो के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई है। हालांकि यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं लड़ा जा रहा है, लेकिन बीजेपी अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बैकडोर समर्थन देगी। हजारीबाग नगर निगम से सुदेश चंद्रवंशी को मेयर प्रत्याशी के रूप में आगे किया गया है। वहीं चास नगर निगम से अविनाश कुमार को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा धनबाद नगर निगम के लिए संजीव अग्रवाल को मेयर उम्मीदवार घोषित किया गया है। मधुपुर से नीति कुमारी के नाम पर मुहर लगी है। इसी तरह चक्रधरपुर से डॉक्टर विजय गागराई, गढ़वा से कंचन जायसवाल, दुमका से अमिता रक्षित, गोड्डा से नारायण मंडल, बुंडू से राजेश उरांव, आदित्यपुर से प्रभाषिनी, मानकुश संध्या सिंह शामिल हैं। हेमंत कैबिनेट की बैठक 5 फरवरी को अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक गुरुवार 5 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह बैठक दोपहर 2 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना जारी की गई है। बैठक में राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों और नीतिगत विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। कैबिनेट बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरंगसिया में वीर शहीदों को नमन करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा, रांची नहीं, गांव से चलती है हमारी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरंगसिया पहुंचे, जहां उन्होंने सरंगसिया घाटी के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन तथा परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार रांची से नहीं बल्कि गाँव से चलने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह चुनाव के समय वादे करती है, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्हें भूल जाती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 398 करोड़ 19,35,298 रुपए की लागत से 197 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें 122 योजनाओं का शिलान्यास और 75 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। साथ ही विभिन्न विभागों के 3,77,256 लाभार्थियों के बीच 637 करोड़ 43,13,500 रुपए की परिसंपत्तियां वितरित की गई। इसके अलावा 1479 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। झारखंड में महाशिवरात्रि तक रहेगी ठंड, इसके बाद गर्मी देगी दस्तक। झारखंड में महाशिवरात्रि यानी कि 15 फरवरी तक ठंड बनी रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव के साथ गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार महाशिवरात्रि के बाद तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन इसी दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना भी है। बारिश होने से तापमान में थोड़ी कमी आएगी, फिर इसके बाद तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्तमान में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। बोकारो और चाईबासा में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक है, जबकि रांची और जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। वहीं डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम है और अधिकतम तापमान लगभग सामान्य के बराबर है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 29.4 डिग्री और सबसे कम तापमान गुमला में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। एक एक दाने को मोहताज, दुबई में फंसे झारखंड के 14 मजदूर, वीडियो शेयर कर सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। झारखंड के एक बार फिर प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसने का मामला सामने आया है। इस बार 14 मजदूर दुबई में फंसे हैं, जिसमें गिरिडीह, हजारीबाग व बोकारो के मजदूर शामिल हैं। इस बार दुबई में फंसे मजदूरों ने इंटरनेट में वीडियो साझा कर केंद्र व राज्य सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि कंपनी के द्वारा मजदूरों को काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही समय से अधिक काम कराया जा रहा है। इससे मजदूरों को वहां रहने और खाने पीने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई में फंसे मजदूरों में गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र चिचाकी के रोशन कुमार, अजय कुमार शामिल हैं। इसके अलावा बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला के राजेश महतो, डुमरी डेली के अजय कुमार, बोकारो जिले के पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कंजकिरो के डालेश्वर महतो, हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के खेदाड़ी के जागेश्वर महतो, फालेंद्र महतो, सरिया के बैजनाथ महतो, पारजोरिया के दिलीप महतो, गंगाधर महतो, त्रिलोकी महतो, चुकचुको बसरिया के दीपक कुमार, गोरहर थाना क्षेत्र के गोरहर के रोहित महतो, सेवा महतो शामिल हैं। ये सभी मजदूर अक्टूबर 2025 को ईएमसी कंपनी में ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए दुबई गए थे, लेकिन पिछले 3 महीने से किसी भी मजदूर को ठीक से वेतन नहीं मिला है।
है, जिसकी वजह से सभी मजदूर खाने के लिए मोहताज हो गए हैं। वही प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों के सकुशल वतन वापसी की मांग की है। रांची के बुंडू प्रखंड में एसीबी की कार्रवाई, 25,000 रिश्वत लेते ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। बुंडू प्रखंड में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कार्यरत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के जगन्नाथ गोप को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एसीबी को रिश्वत मांगे जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। तय रणनीति के तहत जैसे ही आरोपी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने रिश्वत की रकम ली, एसीबी की टीम ने मौके पर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को एसीबी कार्यालय ले जाया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मामले को लेकर विभाग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एसीबी मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। लातेहार जिले के बरवाडी में बालू लदा ट्रैक्टर पलटा, ट्रोली में बैठे मजदूर की दबकर मौत, चालक फरार। लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र की मंगरा पंचायत अंतर्गत ददड़ी पुल से कुछ दूरी पर स्थित तीखी मोड़ पाना पोठी टोला के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बालू लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रोली में बैठे एक मजदूर की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान स्वर्गीय सोहराई पासवान के 25 वर्षीय पुत्र संजय राम निवासी मंगरा पंचायत के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार संजय राम बालू लदे ट्रैक्टर की ट्रोली में सवार था, तभी अचानक मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर पलट गया। दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया। दुमका में पहली बार बिना दिशोम गुरु के झामुमो का स्थापना दिवस, सीएम हेमंत बोले आज बाबा बहुत याद आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 47वां स्थापना दिवस सोमवार को दुमका में भावुक माहौल के बीच मनाया गया। यह पहला मौका था जब पार्टी का स्थापना दिवस दिशोम गुरु शिबू सोरेन की गैर मौजूदगी में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल हुए और मंच से अपने पिता व पार्टी के संस्थापक शिबू सोरेन को याद करते हुए कहा, आज बाबा बहुत याद आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को नमन करते हुए कहा कि उनका संघर्ष, त्याग और आंदोलन झारखंड की आत्मा है। उन्होंने कहा कि झामुमो का इतिहास संघर्षों और बलिदानों भरा रहा है और यही इतिहास पार्टी को ताकत और प्रेरणा देता है। हेमंत सोरेन ने अपने हालिया असम दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेजों के दौर में झारखंड और ओडिशा के आदिवासियों को जबरन असम के चाय बागानों में ले जाया गया। आज भी वहां के आदिवासी अपनी पहचान और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि एक ही देश में आदिवासियों की दो तरह की पहचान कैसे हो सकती है, जबकि आदिवासी भारत के मूलवासी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में आदिवासियों पर सरकारी स्तर पर यातनाएं दी जा रही हैं और झारखंड का आदिवासी समाज उनकी इस लड़ाई के साथ खड़ा है। जरूरत पड़ने पर पूरे झारखंड के आदिवासी असम जाकर समर्थन देंगे। जल्द शुरू होगा धनबाद कोयम्बटूर अमृत भारत एक्सप्रेस। झारखंड में रेलवे के विकास के लिए मिला 7,536 करोड़। डीआरएम रांची करुणानिधि सिंह ने कहा है कि केंद्रीय बजट में झारखंड में रेल विकास के लिए 7,536 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस राशि का उपयोग झारखंड में पहले से चल रही लगभग 63,470 करोड़ की परियोजनाओं को पूरा करने पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राशि का खर्च रांची और धनबाद डिवीजन की विकास योजना पर किया जाएगा, जिसमें रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, विशेष डेवलपमेंट वर्क और रेलवे कवच पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि झारखंड को 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन देने की भी घोषणा की है। उनमें एक की फिलहाल घोषणा कर दी गई है। इसके तहत धनबाद से कोयम्बटूर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। गिरिडीह में मेयर पद के लिए परमिला मेहरा व कुमार गौरव ने किया नामांकन। गिरिडीह नगर निगम चुनाव में नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। मेयर पद के लिए झामुमो नेत्री परमिला मेहरा ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। उन्होंने समाहरणालय स्थित अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरवा के कार्यालय में नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन से पूर्व परमिला मेहरा अपने आवासीय कार्यालय सीहोडी से समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में निकली व शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंची। नामांकन दाखिल करने के बाद परमिला मेहरा ने कहा कि शहरी क्षेत्र का विकास उनका मुख्य मुद्दा है। वही सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। गौरव कुमार भी अपने समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचे और मेयर पद के लिए अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरवा के समक्ष नामांकन दाखिल किया। गौरव कुमार कुलडीहा स्थित अपने आवास से समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में निकले और समाहरणालय पहुंचे। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में युवा थे। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि वे हमेशा से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं। समाज व क्षेत्र का विकास उनका मुख्य मुद्दा है। कोडरमा में सेल्फी लेने के दौरान ट्रेन की चपेट में आया किशोर। कलश यात्रा से लौटते समय हुआ हादसा, 2 दोस्त बचे, गांव में पसरा मातम। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़गी गांव के पास कलश यात्रा से लौट रहे एक 13 वर्षीय किशोर की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान पांडु गांव निवासी मुंशी सिंह के पुत्र सन्नी कुमार के रूप में हुई है। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार तितरौन पंचायत के नावाडी गाँव में 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसी को लेकर सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई थी। नावाडी गाँव की महिलाएं चलकुशा थाना क्षेत्र के बड़ानो स्थित उत्तर बराकर घाट से मिट्टी के कलश में जल भरकर यज्ञ स्थल की ओर लौट रही थी। इसी दौरान सन्नी कुमार भी अपने 2 दोस्तों के साथ कलश यात्रा से वापस आ रहा था। कलश यात्रा से लौटते समय सन्नी अपने दोस्तों के साथ नदी पर बने रेलवे ओवरब्रिज पर चढ़ गया। बताया गया कि इसके बाद वह धनबाद गया रेलवे लाइन पर खड़ा होकर मोबाइल फोन से सेल्फी लेने लगा। इसी समय अप लाइन से आ रही नई दिल्ली पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन तेज रफ्तार से गुजर रही थी। ट्रेन को आता देख सन्नी संभल नहीं पाया और उसकी चपेट में आ गया। ट्रेन की जोरदार टक्कर से सन्नी कुमार का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ मौजूद 2 अन्य दोस्त इसी तरह जो है ट्रैक से भागने में सफल रहे, जिससे उनकी जान बच सकी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस को भी जानकारी दी गई। हादसे के बाद पांडु गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में मातम पसर गया है।
धनबाद में सिंह मेंशन में बमबाजी से बाल बाल बचा परिवार, संजीव सिंह बोले जल्द होगा खुलासा। धनबाद शहर के चर्चित सिंह मेंशन पर रविवार देर रात बम फेंके जाने की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। घटना के समय झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह अपने परिवार के साथ आवास के बाहर बैठे थे। गनीमत रही कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित अंदर चले गए, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। संजीव सिंह ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि रात करीब 11:30 बजे वे परिवार के साथ बाहर बैठे थे। कुछ देर बाद जैसे वे घर के अंदर गए, उसी दौरान किसी व्यक्ति ने परिसर की ओर विस्फोटक फेंक दिया। अचानक तेज रोशनी के साथ धुंधुमा पदार्थ फैल गया। बाद में जानकारी मिली कि यह बम था। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना तत्काल एसएसपी को दी गई। सूचना मिलते ही सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे परिसर की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया और साक्ष्य जुटाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कथित चिट्ठी को लेकर संजीव सिंह ने कहा कि घटना के 15 सेकंड के भीतर ही परिवार के सभी सदस्य गेट के बाहर आ गए थे, लेकिन वहां किसी प्रकार की कोई चिट्ठी नहीं मिली। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वायरल लेटर की कोई पुष्टि नहीं है और पुलिस इसकी गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लोक भवन उद्यान आम नागरिकों के लिए खुला, पहले दिन 2559 लोगों ने किया भ्रमण। राज्यपाल के निर्देशानुसार लोक भवन रांची स्थित उद्यान को आम नागरिकों के भ्रमण एवं परिदर्शन हेतु 2 फरवरी से 8 फरवरी तक के लिए खोला गया है। उद्यान के खुलने के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार उद्घाटन दिवस पर कुल 2559 नागरिकों ने लोक भवन उद्यान का भ्रमण किया और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। उद्यान भ्रमण का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उद्यान में जो प्रवेश लोक भवन की गेट संख्या 2 से कराया जा रहा है, जहाँ सुरक्षा जाँच के उपरांत ही नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। प्रवेश का समय दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है। राज्यपाल ने कहा कि लोक भवन उद्यान को आम नागरिकों के लिए खोलने का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुखद वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगंतुकों की सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। तुबेद कोल माइंस फायरिंग का खुलासा, राहुल दुबे गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार, 3 देसी पिस्तौल, 16 कारतूस और बाइक बरामद। लातेहार जिले के तुबेद कोल माइंस गेट के पास हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में राहुल दुबे गैंग से जुड़े 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 3 देशी पिस्तौल, 16 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। दोनों आरोपियों को सोमवार को न्याय की हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बता दें कि यह फायरिंग की घटना 30 दिसंबर 2025 को सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत तुबेद कोल माइंस गेट के समीप हुई थी, जहां अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को लगातार गुप्त सूचनाएं मिल रही थी। झारखंड बिहार सीमा पर हाईवा ने होर्डिंग को मारी टक्कर, चपेट में आ प्रसूता को ले जा रहा एम्बुलेंस, चालक समेत प्रसूता का परिजन हुआ घायल। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत झारखंड बिहार सीमा पर स्थित दर्शन नाला के समीप एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। झारखंड से मिट्टी डंप कर बिहार लौट रहा एक तेज रफ्तार हाईवा अचानक हादसे का कारण बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा का डाला उठा हुआ था। जैसे ही वाहन बॉर्डर पर लगे लोहे के विशाल होर्डिंग के नीचे से गुजरा, उसके उठे हुए डाले ने होर्डिंग को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि होर्डिंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर गिर पड़ा। हाईवा के ठीक पीछे एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर सतगावा ढाव के रास्ते बिहार के महावारा की ओर जा रही थी। होर्डिंग गिरने के बाद एम्बुलेंस भी उसकी चपेट में आ गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक मनोज यादव 42 वर्षीय और प्रदीप कुमार घायल हो गए। एम्बुलेंस में सवार प्रसव के बाद घर लौट रही महिला उर्मिला देवी, उसके साथ मौजूद परिजन संजू देवी और सीमा देवी भी घायल हो गई। उर्मिला देवी प्रसव के बाद अपने परिजनों के साथ महावारा स्थित अपने घर लौट रही थी। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए सभी घायलों को बाहर निकाला और गोविंदपुर स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। धनबाद में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी, चीफ जस्टिस से मुलाकात कर सकता है अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल। नगर निगम चुनाव के बीच धनबाद में अधिवक्ताओं की हड़ताल बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज करते हुए कोर्ट रोड को जाम कर दिया। वहीं झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य रिंकू भगत ने कहा कि प्रशासन ने रास्ते के नाम पर सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एक डेलीगेशन चीफ जस्टिस के पास जाएगा और उनसे मिलकर अपनी परेशानी से अवगत कराएगा। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि हमारा साथ गिरिडीह और बोकारो के अधिवक्ता दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें गुप्त रूप से सूचनाएं प्राप्त हो रही कि बिना नोटरी का कागजी प्रक्रिया का नॉमिनेशन किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक अधिवक्ता के सभी मांगों को मान नहीं लिया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगा। झारखंड में निकाय चुनाव, सांसद विधायक पुत्रों ने भरा पर्चा, रैली निकाल किया शक्ति प्रदर्शन। चक्रधरपुर में इस बार नगर परिषद चुनाव काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी के बेटे उदय मांझी व चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुखराम उरांव के पुत्र ने नामांकन पर्चा दाखिल कर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सोमवार को उदय मांझी नामांकन के पूर्व जुलूस निकाली, जिसमें भारी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। करीब 3 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए उदय मांझी आसन तलिया स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रस्तावक एक समर्थक की उपस्थिति में एक सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन जुलूस से पहले प्रत्याशी उदय बाजी ने पोटका स्थित पूजा स्थल में जाकर पूजा अर्चना भी की। इधर चक्रधरपुर से विधायक सुखराम उरांव के पुत्र सन्नी उरांव ने चक्रधरपुर के पोटका स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नामांकन जुलूस निकाला। जुलूस में भारी संख्या में समर्थक शामिल हुए। बाइक सवार समर्थकों के साथ वे आसन तलिया स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया।
बोकारो में महिला का अर्धनग्न व जला हुआ शव बरामद। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। बोकारो के चंदन कियारी सीएचसी के पीछे झाड़ियों के बीच सोमवार सुबह एक 55 वर्षीय महिला का अर्धनग्न व जला हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर चंदन कियारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतका के कपड़ों और आसपास की झाड़ियों में आग की राख जमी हुई थी। वही चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ पाया गया, जिससे पहचान मिटाने की साजिश की आशंका जताई जा रही है। मृतका के पुत्र ने शव के कपड़ों, हाथ में पहनी शंखा और मुंह में लगे नकली दांतों के सेट से अपनी मां की पहचान की। उन्होंने बताया कि उनकी मां 20 जनवरी की सुबह करीब 6 बजे घर से निकली थी, जिसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला था। सिटी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। रांची नगर निगम महापौर पद के लिए आज नामांकन करेंगी रमा खलगू। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता होंगे शामिल। झारखंड में शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने के बावजूद मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद चुनाव पर दलीय रंग चढ़ा हुआ है। रांची नगर निगम के मेयर के रूप में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलगू के नाम की घोषणा हो चुकी है। इसके बाद सोमवार को रमा खलगू ने घोषणा की है कि वह 3 फरवरी यानी कि आज वह दोपहर बाद 12:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। गौरतलब है कि वर्ष 2008 के चुनाव में जीत हासिल कर रमा खलगू रांची की मेयर बनी थी। वह रांची की पहली महिला महापौर बनने वाली नेता भी रही है। रमा खलगू ने कहा है कि रांची वासियों ने मेयर के रूप में उनका कार्यकाल देखा है। रांची को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए उनका प्रयास देखा है। इस बार जनता की आग्रह आशीर्वाद से ही वह चुनावी मैदान में जा रही है। जनता ही उन्हें जीत दिलाकर मेयर बनाएगी। उन्होंने कहा कि रांची की जनता ने पूर्व में मेयर के रूप में उनका काम देखा है। निगम क्षेत्र के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा उसे वह पूरा करेंगी। नगर निकाय चुनाव और जैक बोर्ड परीक्षा एक ही दिन कराने पर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की आपत्ति। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने 23 फरवरी को एक ही दिन नगर निकाय चुनाव और झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की बोर्ड परीक्षा आयोजित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चुनाव और बोर्ड परीक्षा दोनों ही बड़े प्रशासनिक आयोजन है, जिनमें शिक्षकों, विद्यालय भवनों, प्रशासनिक अमले, परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जरूरत होती है। ऐसे में एक ही दिन दोनों कार्यक्रमों का आयोजन छात्रों पर अनावश्यक मानसिक दबाव डालेगा और प्रशासनिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करेगा। अजय राय ने राज्य सरकार, जैक बोर्ड और राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की है कि या तो नगर निकाय चुनाव की तिथि में बदलाव किया जाए या फिर बोर्ड परीक्षा की तिथि में अविलंब संशोधन किया जाए, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। नगर निकाय चुनाव 2026 मेदिनीनगर में पूर्व मेयर अरुणा शंकर ने दाखिल किया पर्चा। गढ़वा में तीसरे दिन कई निकायों में नामांकन। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। सोमवार को पूर्व मेयर अरुणा शंकर ने मेयर प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले अरुणा शंकर ने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ नगर भ्रमण किया। जुलूस के दौरान समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नारेबाजी करते हुए समर्थक समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में अरुणा शंकर ने कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में दिखाई दे रहा चौमुखी विकास उनके पूर्व कार्यकाल का परिणाम है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि जनता दोबारा मौका देती है तो नगर निगम क्षेत्र को और अधिक आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा और विकास की रफ्तार और तेज होगी। चेन्नई समुद्र तट पर हादसा। मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग पर गए रांची के युवक सहित 3 डूबे, 1 का मिला शव। चेन्नई के समुद्र तट पर रविवार को मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग पर गए 3 युवकों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। छुट्टी के दौरान समुद्र में नहाने उतरे तीनों प्रशिक्षु तेज लहरों की चपेट में आकर गहरे पानी में चले गए। इस हादसे में 1 युवक की मौत हो गई, जबकि रांची के युवक समेत 2 अन्य अब भी लापता हैं। जानकारी के अनुसार तीनों युवक AMET चेन्नई में प्रशिक्षण ले रहे थे। रविवार को अवकाश मिलने पर वे समुद्र तट घूमने पहुंचे थे। इस दौरान नहाने के क्रम में समुद्र की तेज लहरों ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना को देखकर तट पर मौजूद लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया, जिसमें तमिलनाडु निवासी मुकेश का शव बरामद कर लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं रांची के तुपुदाना निवासी 20 वर्षीय रितेश प्रजापति और मुंबई निवासी नवल का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोनों की तलाश के लिए चेन्नई पुलिस, गोताखोर और अन्य एजेंसियां समुद्र में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। जमशेदपुर में ट्रेलर चालकों ने किया प्रदर्शन। वेतन सुविधाओं की अनदेखी पर ब्लू स्कोप पार्किंग में विरोध, हड़ताल की दी चेतावनी। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के बैनर तले सोमवार को ब्लू स्कोप पार्किंग परिसर में ट्रेलर चालकों और मालिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने सरकार और संबंधित कंपनियों पर वेतन और सुविधाओं के निर्धारित मापदंडों का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यूनियन नेताओं ने कहा कि ट्रेलर चालकों के लिए जो न्यूनतम वेतन और सुविधाएं तय की गई हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। चालकों को न तो पूरा वेतन दिया जा रहा है और न ही उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं, जिनसे उनका शोषण हो रहा है। यूनियन का आरोप है कि ट्रेलर चालकों के वेतन से हर महीने मेडिकल के नाम पर राशि की कटौती की जाती है, लेकिन इसके बदले उन्हें किसी प्रकार का इलाज या स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सीधा उनके अधिकारों का हनन है। प्रदर्शन के दौरान यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आगामी 11 तारीख से जमशेदपुर के सभी ट्रेलर चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
जामताड़ा साइबर क्राइम में 14वें नंबर पर संदिग्ध लेन देन की सूचना नहीं दी तो नपेंगे बैंक और सीएसपी संचालक। एसपी की कड़ी चेतावनी। जामताड़ा जिले में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने सख्त रुख अपनाया है। एसपी ने बताया कि वर्तमान में जामताड़ा साइबर अपराध के मामले में राज्य स्तर पर 14वें स्थान पर है, जो जिले के लिए चेतावनी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए और बैंक, सीएसपी संचालक व एटीएम से जुड़े अधिकारी लापरवाही बरतते रहे तो जामताड़ा एक बार फिर साइबर अपराध के मामलों में शीर्ष पर पहुंच सकता है। एसपी ने कहा कि साइबर अपराध के ग्राफ नीचे लाने के लिए पुलिस पूरी गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से कई मामलों में कार्रवाई प्रभावित हो रही है। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि पूर्व में ही सभी बैंकों, सीएसपी सेंटरों और एटीएम प्रभारियों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप सीसीटीवी कैमरा, अलार्म सिस्टम, ग्रिल समेत अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही साइबर ठगी से जुड़े संदिग्ध लेन देन, अत्यधिक नकदी निकासी और संदिग्ध खातों का डेटा तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराने को कहा गया था। बावजूद इसके कई बैंक और संबंधित संस्थानों द्वारा न तो समय पर डेटा साझा किया जा रहा है और न ही पुलिस को अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। एसपी ने साफ कहा कि यदि किसी खाते से साइबर ठगी की राशि की निकासी हो रही है या किसी म्यूट अकाउंट की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देना अनिवार्य है। इस मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गढ़वा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए कंचन जायसवाल बनाई गई भाजपा समर्थित उम्मीदवार। भाजपा ने गढ़वा नगर परिषद के लिए कंचन जायसवाल को अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया है। यह पुष्टि जिलाध्यक्ष उदय कुमार कुशवाहा ने की। कंचन जायसवाल के नाम की घोषणा होते ही नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्मा गया है। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी स्तर पर हुए रायशुमारी में कंचन जायसवाल के अलावा सुरेंद्र विश्वकर्मा और अनिल पांडे ने आवेदन दिया था। उसके बाद पार्टी ने कंचन जायसवाल के नाम पर मुहर लगा दी। उधर कंचन जायसवाल के पति विनोद जायसवाल ने बताया कि नामांकन मंगलवार यानी कि आज किया जाएगा। कंचन जायसवाल गढ़वा शहर स्थित प्रसिद्ध गढ़देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वह जुलूस की शक्ल में गढ़वा समाहरणालय पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। जेएलकेएम ने नगर निकाय चुनाव में उतारा प्रत्याशी। बुंडू नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए रितेश पातर ने भरा पर्चा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम समर्थित प्रत्याशी रितेश पातर ने बुंडू नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रांची समाहरणालय में आयोजित नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्होंने विधिवत रूप से 2 शेप में नामांकन भरा। नामांकन के अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। रांची के रातू थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी कांड का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने रातू थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी कांड का खुलासा कर दिया है। गोलीबारी मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि संदीप टोप्पो को गोली मारकर घायल किया गया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोस्तों ने ही विवाद के बाद संदीप टोप्पो को गोली मारी थी। देवघर और बोकारो में कई प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। भगवान शिव से मांगा जीत का आशीर्वाद। झारखंड के शहरी निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। देवघर में हर दिन प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को भी देवघर के परिषदन में कई प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल कर नामांकन किया। इस बीच प्रत्याशियों ने भगवान भोलेनाथ से नॉमिनेशन भरने के बाद भगवान शिव से जीत की कामना की। मेयर, वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशियों के साथ भारी भीड़ देखने को मिली। प्रत्येक प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने कैंडिडेट को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेयर पद के चुनाव के लिए देवघर के परिषदन में नामांकन करने पहुंचे बाबा बलियासी के समर्थकों ने कहा कि देवघर की जनता के बीच वो हमेशा रहे हैं। आज भले ही चुनाव का समय आ गया हो, लेकिन चुनाव से पहले भी वो लोगों की मदद करते रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल की याद दिलाते हुए कहा कि देवघर में जब लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, उस वक्त उन्होंने लोग के घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाकर मदद की। वही मेयर पद के लिए ही नामांकन करने पहुंचे सूरज झा ने बताया कि बिना पद के ही उन्होंने हमेशा जनता के बीच में मदद की है। यदि देवघर की जनता उन्हें मेयर के रूप में सेवा करने का मौका देती है तो निश्चित रूप से लोगों की हर समस्या का सरकारी स्तर पर समाधान करवाने का काम करेंगे। गौरतलब है कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया 29 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी। इसलिए सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नॉमिनेशन करने पहुंच रहे हैं। रांची में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा, पिता पुत्र समेत 3 गिरफ्तार। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोअर वर्धमान कंपाउंड धोबी घाट में शनिवार रात हुई मधेश्वर सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुन्ना कच्छप और उनके 2 बेटे अमन कच्छप तथा अनिकेत कच्छप शामिल हैं। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में नगर पुलिस उपाधीक्षक केवी रमन ने बताया कि मामूली विवाद के बाद 2 सगे भाइयों ने अपने पिता के साथ मिलकर बुजुर्ग मधेश्वर सिंह की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू के पांकी में अंधविश्वास में ट्रिपल मर्डर, पीड़ित परिवार को मिलेगा 1 लाख रुपए। अंतिम संस्कार में शामिल हुए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के कुशड़ी में अंधविश्वास में हुए तिहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर 1 लाख रुपए देंगे। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सोमवार को कुशड़ी गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री मृतकों के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। अंतिम संस्कार के दौरान वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि वे विवेकाधीन 1 लाख रुपए की राशि देंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि कुशड़ी के बधानी टोला की घटना के बाद सिर्फ पुलिस ही मौके पर गई, पांकी प्रखंड का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं गया। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि शैक्षणिक रूप से कितने पीछे हैं। इस तरह के इलाके में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।
आदिवासियों के अधिकार छीन रही है गठबंधन सरकार, चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य की गठबंधन सरकार पर आदिवासी विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो प्रखंड अंतर्गत सेरेंसिया घाटी पहुंचे चंपाई सोरेन ने वीर पोटो हो समेत कोल विद्रोह के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जल, जंगल, जमीन और परंपराओं की रक्षा के लिए आदिवासी पूर्वजों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था, वही अधिकार आज फिर खतरे में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार ने वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए सेरेंसिया के ग्रामीण द्वारा आयोजित सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रमों को जबरन रद्द कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रामीणों ने उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। चंपाई सोरेन ने कहा कि भोगनाडी से लेकर सेरेंसिया तक शहीदों के परिजनों और पारंपरिक ग्राम प्रधानों के फैसलों को नजरअंदाज कर पुलिस के बल पर सरकारी आदेश थोपे जा रहे हैं, जिसे आदिवासी समाज किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। लातेहार में कार से 30 पेटी विदेशी शराब बरामद। लातेहार जिले में अवैध नशा कारोबार व तस्करी के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में चंदवा थाना क्षेत्र के कुजरी नदी ओवरब्रिज के पास एक कार से 30 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध रूप से शराब ले जाया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुजरी नदी ओवरब्रिज के पास एक बैंगनी रंग की इनोवा क्रिस्टा कार को रोका गया। जाँच करने पर कार से 30 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने शराब जब्त कर मामले की छानबीन